हाँ जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे ब्रदर्स एजुकेशन ऐप पे। तो जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर देना। तो अपने जिस कड़ी के अंदर स्टैटिक से हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट के जो भी स्टैटिक जीके के जिस कड़ी के अंदर चल रहे थे उसी कड़ी के अंदर न्यू पर्सन के साथ में। तो जो सबसे पहले जुड़ चुके हैं या फिर जो पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को अच्छा सा एक लाइक कर देना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलते हैं अपने उसी कड़े के अंदर उसी के साथ में। तो ये रहे आज के प्रश्न। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपने राष्ट्रपति के साथ में पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती है, राष्ट्रपति के पास में क्या कुछ पावर हो सकती है, कुछ एक अपने प्रश्न लेके हैं तो वहाँ से मैं आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वसे अच्छी रहती है? अभी किसके साथ में, यानी कि किसके समान राष्ट्रपति की तुलना पड़ती है? तो अपने कह सकते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान ही भारत के राष्ट्रपति की पावर पड़ती है। किसके समान? अमेरिका के राष्ट्रपति के समान ही भारत के राष्ट्रपति की पावर पड़ती है। बेसिक सा याद रखना भी, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान ही भारत के राष्ट्रपति की क्या पड़ती है? पावर पड़ती है। बेसिक सा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 पीछे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष, यानी कि कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है कानून का निर्माण करता है, यानी कि संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और दूसरा होता है राष्ट्रपति। लोकसभा से बिल पास हुआ, राष्ट्रपति राज्यसभा से बिल पास हुआ, तो अंतिम रूप से जब उसके ऊपर सिग्नेचर कौन कर देता है? अंतिम रूप से सिग्नेचर जब राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो कानून बन जाता है। तो अपने कह सकते हैं भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। और कार्यपालिका वैसे अनुच्छेद अगर मैं बात करता हूं तो भाग नंबर 5 में पड़ता है। कार्यपालिका पूरी कार्यपालिका भाग नंबर 5 में निहित है। आगे चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की यानी कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्तियां होती है वो किसमें निहित होती है? सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर होती है। सारी की सारी शक्तियां कहां पे होती है? राष्ट्रपति के अंदर होती है। अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की, भारत के अगर मैं संविधान की बात करता हूं, भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं तो भारत के संविधान के भाग नंबर 5 में अपने को राष्ट्रपति के बारे में देखने को मिलता है। और यहाँ से अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूँ तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक अपने को राष्ट्र कार्यपालिका का पूरा लेकर मिलता है, जिसमें से राष्ट्रपति अकेला कहाँ पे देखने को मिलता है? 52 से लेकर 78 के मध्य अकेला राष्ट्रपति कहाँ पे देखने को मिलता है? अगर मैं 52 से 78 के मध्य बात करता हूँ तो यहाँ पे अपने को अकेला राष्ट्रपति देखने को मिलता है। अकेला राष्ट्रपति कहाँ से? 52 से 78 को देखने को अपने को राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे अपने को मिलता है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति की अगर भारत के अगर राष्ट्रपति की बात करता हूँ तो 4 ऑप्शन अपने पास में है। एक तो कौन सा? राज्य का प्रधान। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ तो कौन सा? राज्य का प्रधान नहीं। अगर मैं तीसरी बात करता हूँ तो केवल सरकार का प्रधान। और उसके बाद में बात करता हूँ राज्य और सरकार दोनों का प्रधान। इसमें से कौन होता है राष्ट्रपति? राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। कौन होता है राष्ट्रपति? इसके बारे में आपको बताना भी, राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, यानी कि राज्य का मतलब पॉलिटिकल के अंदर देश को राज्य कहा जाता है। पॉलिटिकल के अंदर देश को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल के अंदर देश को राज्य कहा जाता है। एक देश का प्रधान होता है। कौन होता है एक देश का प्रधान? तो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में लिखा गया, अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा गया साफ लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि उस देश का प्रथम नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 52 में लिखा गया भारत का एक 52 में लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि उस देश का प्रथम नागरिक कहलाएगा। उस देश का क्या कहलाएगा? उस देश का प्रथम नागरिक कहलाएगा। ये कहाँ पे लिखा गया? ये 52 के अंदर अपने को देखने को मिलता है।
हाँ जी। अगर अपने को आपको हमारा पूरा का पूरा हाईकोर्ट व चौकीदार का पूरा अगर कोर्स चाहिए तो आप क्या करना, गूगल से टेस्ट माफिया सारी, वहाँ से प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना और वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा हाईकोर्ट चौकीदार का जो भी कोर्स है पूरा 899 रुपये के ऊपर, सिर्फ 899 के ऊपर मिल रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे रिकॉर्ड क्लासें पूरी चल रही है, रिकॉर्डेड क्लासें, उसके साथ में वहाँ पे लाइव क्लास फ्री दिया जा रहा है, रिकॉर्ड क्लास है साथ में लाइव क्लास है वहाँ से फ्री दिया जा रहा है। और इसके पश्चात बात करूँ तो पैनल पीडीएफ भी वहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, सिर्फ 899 में कोर्स मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल पूरा चाहिए तो सिर्फ 799 के ऊपर आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। होम डिलीवरी करते हैं और 799 में पूरे स्टडी मटेरियल की 5 बुक्स है, 5 बुक्स आपको होम डिलीवरी की जाएगी। और आप क्या करना, अगर आपको ये एड्रेस देना हो या फिर इस प्रकार में किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारी टेक्निकल टीम 7597500075 पे हमारी टेक्निकल टीम से आप बात करके किसी भी प्रकार की समस्या अपनी बता सकते हो। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार जो देश का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किसी भी देश का प्रथम, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ये अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। अनुच्छेद 52 में लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का प्रथम नागरिक होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो संघ की सारी कार्यपालिका शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। संघ की सारी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। संघ की सारी कार्यपालिका शक्तियां कहाँ पे होती है? राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? जो थल सेना होती है, थल सेना, वायुसेना या फिर जल सेना, तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष कहा जाता है उसे राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कहा जाता है। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। ये आपके बारे में पता होना चाहिए। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर अच्छी लगे तो ही करना, वरना कोई आपके ऊपर ये फोर्स नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का नागरिक वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। भारत का वास्तविक शासक होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। सिर्फ और सिर्फ ये वास्तविक सत्ता तो एक भारत की जो वास्तविक सत्ता होती है वो प्रधानमंत्री में होती है, प्रधानमंत्री में। भारत की जो वास्तविक सत्ता होती है वो प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है। वास्तविक सत्ता तो किसमें? प्रधानमंत्री में। जो नाम मात्र का अधिकारी होता है किसी भी देश का, जो भारत का जो नाम मात्र का जो अधिकारी है, भारत का जो नाम मात्र का अधिकारी है वो कौन है? भारत का नाम मात्र का अधिकारी तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, यानी कि संविधान का अध्यक्ष होता है। राज्य पॉलिटिकल के अंदर देश को राज्य कहा जाता है, पॉलिटिकल में देश को राज्य कहा जाता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक यानी कि संविधान का अध्यक्ष होता है, संविधान का सबसे बड़ा पद होता है। भारत का अगर सबसे बड़ा संवैधानिक पद है तो राष्ट्रपति का पद है। और राष्ट्रपति के पद को कभी खाली नहीं छोड़ सकते, राष्ट्रपति के पद को कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है?
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का जो सबसे बड़ा कमांडर होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, भारत के तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का जो सबसे बड़ा कमांडर होता है, तो वो कमांडर कौन होता है, वो कमांडर तो राष्ट्रपति होता है। वो कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए, प्रश्न बार बार एग्जाम में एसएससी के अंदर तो बहुत बार एग्जाम ऐसे सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है भारत में, तीनों सेनाओं का कमांडर किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को भारत में तीनों सेनाओं का कमांडर कहा जाता है। किसको, राष्ट्रपति को भारत में तीनों सेनाओं का कमांडर कहा जाता है। आगे चलते, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, यह इसकी योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी उसकी योग्यता वो कम से कम 35 वर्ष की उम्र का हो। तीसरी उसकी योग्यता है वह उसमें लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, यानी कि उसको लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पहली तो भारत का नागरिक हो, पहली तो क्या वो भारत का नागरिक हो। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वह 35 वर्ष की आयु का अधिक का हो, 35 वर्ष की आयु का अधिक का हो। तीसरी अगर मैं बात करूं तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी इसकी यह गलत है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगर वह संसद के किसी भी सदन का, राज्यसभा लोकसभा का सदस्य होता है तो जिस दिन से राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उस दिन से उसका जो संसद वाला पद है वो रिक्त माना जाता है। तो अपन कह सकते हैं वह उसकी भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और साथ में इस तीनों इसकी शर्तें बिल्कुल सही पड़ती है। इस प्रकार की ऐसी कोई राष्ट्रपति के बारे में शर्त नहीं होती। ठीक है, टेस्ट माफिया। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए, पूर्ण 35 वर्ष उसकी आयु पूरी होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष की उसकी आयु पूरी होनी चाहिए। कितने वर्ष की, 35 वर्ष की उसकी आयु पूरी। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितने वर्ष की, 35 वर्ष की उसकी आयु पूर्ण होनी चाहिए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम तो उसकी 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम उसकी आयु का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी, अधिकतम उसकी आयु का कोई भी वहां पे संविधान में नहीं लिखा गया, लेकिन न्यूनतम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो कोई आयु सीमा नहीं है, अधिकतम के लिए उसके पास में कोई भी आयु सीमा नहीं है। इस बात का आपको पता होना चाहिए, भी अधिकतम के लिए उसके पास में कोई भी आयु सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर कोई नहीं। भारत में अगर कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो उसकी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी लिमिट क्षेत्र नहीं है, वो जितनी बार मन चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। तो अपने कह सकते हैं एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो इसका कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, कोई सीमा निर्धारित नहीं, कितनी बार भी मन करे वो राष्ट्रपति भारत में बन सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मनोनयन के द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वो होता है जो जनता जिसको सीधा चुनती है, जनता जिसको सीधा चुनती है, सीधा चुनती है, सीधा चुनती है, उसे तो प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जैसे जनता ने किसको चुना, विधायक वगैरह होते हैं, जनता ने विधायकों को चुना, यह तो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं।
लेकिन विधायक होते हैं ये किसको चुनते हैं? ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। विधायक लोग किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस तरह से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये आपको बेसिक सा यहाँ से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति पद में किसी भी प्रकार का चुनाव विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति पद में किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसे किसे सौंपा जाता है? यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव 54 में होता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। अनुच्छेद 55 में उसका निर्वाचन किस प्रकार होगा वो बात है। अगर मैं बात करता हूँ तो राष्ट्रपति अगर कोई चुनाव हो गया, चुनाव में कोई विवाद हो गया तो विवाद होगा जो अनुच्छेद 71 के अनुसार। राष्ट्रपति में के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो अनुच्छेद 71 के अनुसार जो अंतिम निर्णय दिया जाएगा वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अंतिम निर्णय तो दिया जाएगा किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसका अंतिम निर्णय दिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाएगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? यानी कि राष्ट्रपति जब फॉर्म भरता है तो कितने तो प्रस्तावक होने चाहिए और कितने अनुमोदक होने चाहिए? अनुमोदक व प्रस्तावक की कितनी होनी चाहिए? तो 85 प्रस्तावक होने चाहिए और 85 राष्ट्रपति की जब फॉर्म भरते हैं तो अनुमोदक होने चाहिए। 85 प्रस्तावक और 85 क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? वह भारत का नागरिक हो तो बिल्कुल सही बात है, कोई अयोग्यता नहीं है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो कोई अयोग्यता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता हो, यह भी बिल्कुल सही बात है। कोई लाभ का पद ग्रहण किया हो, अगर उसने कोई लाभ का पद ग्रहण किया हो यानी कि किसी प्रकार का उसने अगर लाभ का पद ग्रहण कर चुका है, किसी भी प्रकार का वो लाभ का पद ग्रहण कर चुका है, किसी सरकारी जॉब के ऊपर है, तो वह राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। तो उसको लाभ का पद अगर कोई भी उसने ग्रहण कर चुका है तो वो सरकारी पद बनने के लिए यहाँ पे योग्य नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही होगा, कोई लाभ का पद ग्रहण कर चुका हो। प्रश्न नंबर, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। राष्ट्रपति जो पद का चुनाव होता है वो सी नंबर ऑप्शन निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न करवाया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। तो अपने कह सकते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 के अंदर है। भारत के संविधान के 324 के अंदर निर्वाचन आयोग का अपने को उल्लेख देखने को मिलता है। कौन से में? निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में अपने को देखने को मिलता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव संचालित करवाया जाता है। आगे चलते हैं अपने। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 56वां कार्यकाल अनुच्छेद 56 में उसका कार्यकाल है। अनुच्छेद 56 में भारत के राष्ट्रपति का क्या मिलता है अपने को? कार्यकाल देखने को मिलता है। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल देखने को मिलता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए करवाया जाता है। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है? यानी कि 56वां कार्यकाल। अनुच्छेद 56 के तहत वह अपने पद पर बना रहता है। तो उसका कार्यकाल कहाँ पे देखने को मिलता है अपने को? अनुच्छेद 56 में अपने को राष्ट्रपति के कार्यकाल देखने को मिलता है। ये रहा आपका। अगर किसी भी प्रकार को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को पंजाब
हाई कोर्ट का पूरा अगर कोर्स लेना हो तो टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप क्या करना, वहाँ से अपनी आईडी वगैरह लॉगिन करना और वहाँ से कोर्स परचेस आप कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश वहाँ पे नहीं है। सिर्फ 899 में आपको कोर्स मिलेगा, और स्टडी मटेरियल अगर मंगवाना चाहो तो 799 में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।